हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अविनेश शर्मा। आज हम एक खास चैप्टर पढ़ेंगे, संघवाद। ये क्लास 10th की सिविक्स का सेकंड चैप्टर है। पहला चैप्टर हम पहले ही पढ़ चुके हैं, उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, और उसको मैं पूरी जो हमारी कह सकते हैं प्लेलिस्ट है उसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, समझेंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं परिचय से। पिछले अध्याय में हमने देखा है और गौर किया है कि शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता की साझेदारी का एक आम रूप है। अब प्रश्न उठता है कि ऊर्ध्वाधर बंटवारा क्या होता है। ऊर्ध्वाधर, देखिए, सत्ता के दो प्रकार के बंटवारे होते हैं। एक क्षैतिज होता है। क्षैतिज आप जानते हैं, जैसा कि हम गणित में पढ़ते हैं, क्षैतिज लाइन ऐसी होती है, ऊर्ध्वाधर लाइन ऐसी होती है। इंग्लिश में इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। ठीक है, तो जो हम ऊर्ध्वाधर बंटवारे की बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले केंद्र सरकार होती है, यहाँ पर राज्य सरकार होती है, और यहाँ पर क्या होती है, स्थानीय सरकार होती है। एक पूरी स्थिति बनी होती है ऊपर से लेके नीचे तक। इसको हम ऊर्ध्वाधर सरकार बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर सत्ता बोलते हैं, बंटवारे बोलते हैं। इस अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे के इसी रूप पर विचार करेंगे, और इसे आमतौर पर संघवाद कहा जाता है। जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम ही था संघवाद, और संघवाद हमें पता ना हो, ये सबसे बड़ी मुश्किल की बात होती है। तो यहाँ पर हमें इसका जवाब मिलता है कि ऊर्ध्वाधर बंटवारा जो सत्ता का होता है, ऐसी जो व्यवस्था है, इसी को हम क्या बोलते हैं, आमतौर पर संघवाद कहते हैं। अब हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर की वास्तविक स्थिति को। इससे एक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अलग अलग इलाकों का रहना, साथ रहना, चलना संभव हो पाता है। अध्याय के शेष हिस्से में भारत के संघवाद के सिद्धांत और व्यवहार को समझने की कोशिश की गई है। संघीय ढांचे से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा के बाद इस अध्याय में संघवाद को मजबूत करने वाली नीतियों और राजनीतियों का विश्लेषण किया जाएगा। अध्याय के आखिर में हम भारतीय संघवाद के और तीसरे स्तर यानी कि स्थानीय सरकार की चर्चा करेंगे। ये हमारा पूरा माइंड मैप है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हमें चर्चा करी गई है। इसमें हम संघवाद के बारे में पढ़ेंगे, कौन सी नीतियां, कौन सी राजनीति थी, जिसकी वजह से आज हमारे देश में जो संघवाद है वो बना हुआ है, और स्थानीय सरकार के बारे में सबसे लास्ट में हम चर्चा करेंगे। खैर, इसको हम छोड़ सकते हैं। संघवाद क्या है? सबसे पहले प्रश्न हमारा यही उठता है कि आखिरकार संघवाद है क्या। आइए एक बार पिछले अध्याय में दिए गए बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करते हैं। बेल्जियम और श्रीलंका की आपने कहानी पढ़ी ही होगी, आप उसको जाके पढ़ भी सकते हैं। इससे संघवाद को आगे बढ़ाने से पहले इस बच्चे की जो प्रॉब्लम है इसको हम थोड़ा समझते हैं। इसमें बोला गया, मैं थोड़ी उलझन में हूं, आखिर भारत की जो शासन व्यवस्था को क्या नाम दिया जाए? यह एकात्मक है, संघात्मक है, या केंद्रीकृत है? तो इसमें हम इसी जवाब को पाएंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर कि भारत की जो व्यवस्था है, जो शासन व्यवस्था, वो एकात्मक है, संघीय है, या किस प्रकार की है। इसके बारे में हम पूरी की पूरी चर्चा करेंगे। आपको याद होगा कि बेल्जियम है, उसके संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए थे उसमें केंद्रीय सरकार की शक्तियों में कमी करना भी एक था, और ये अधिकार प्रांतीय सरकार को दिए गए थे। प्रांत मतलब राज्य सरकार को। पहले जो केंद्र सरकार की शक्तियां थी वो मतलब बेल्जियम के अंदर सारी की सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास थी, लेकिन इसके बाद कुछ सारी थोड़ी शक्तियां उसमें वहां पर क्या किया गया, जो राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसको भी दी गई। उसके बारे में बताया गया। बेल्जियम में उससे पहले से भी प्रांतीय सरकारें थीं, तब भी उनकी अपनी भूमिका थी, अपने अधिकार थे, पर ये अधिकार उनको केंद्र द्वारा दिए गए थे, और इन्हें केंद्रीय सरकार वापस भी ले सकती थी। देखिए, ऐसा नहीं था कि बेल्जियम के अंदर प्रांतीय सरकारें नहीं थी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं थी। उस समय भी स्टेट गवर्नमेंट्स थी, लेकिन समस्या क्या था, जो वहां की बेल्जियम की केंद्रीय सरकार थी उनके द्वारा उनको कुछ अधिकार दिए गए थे। समय आने पर अगर वो चाहती तो उन अधिकारों को वापस भी छीन सकती थी। इसमें यह बताया गया है। अब हम आगे चर्चा कर रहे हैं। इसी के साथ बोला जा रहा है, सन 1993 में कुछ खास बदलाव हुए और प्रांतीय सरकारों, सन 1993 में देखिए यहां से में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं रहीं। इस प्रकार जो बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली थी। श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है। यह श्रीलंका की मूर्खता है, जबकि बेल्जियम ने समझदारी से काम किया। वहां पे आज भी एकात्मक शासन व्यवस्था है। यानी कि एकात्मक शासन व्यवस्था कैसी होती है, जो एकात्मक शासन व्यवस्था की, देखिए एकात्मक जो शासन व्यवस्था है इसमें क्या होती है, सारी की सारी शक्तियां किसके पास होती हैं, केंद्र के पास। संघ में क्या होता है, सारी की सारी शक्तियां किनके पास होती हैं, कई स्तरों पर बटी होती हैं, कई स्तरों पर वितरित होती हैं। यहाँ पर हिंदी में लिख लेना आप, या कई स्तरों में बटी हुई होती है। जैसे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है। अब हम केंद्रीकृत की भी आगे बात करेंगे।
अब इसमें क्या है, हम जैसे श्रीलंका की बात कर रहे थे, श्रीलंका के अंदर एकात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें क्या है, केंद्रीय सरकार के पास ही सारे के सारे अधिकार हैं। श्रीलंका, आगे क्या कहा गया है कि तमिल नेता चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो, जैसा कि भारत के अंदर है। लेकिन संघीय शासन व्यवस्था की सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उनकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बंट जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर सरकारें होती हैं। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है, जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा हाईलाइट भी कर सकते हैं। संघीय व्यवस्था में दो स्तर की सरकार होती है। संघीय व्यवस्था कैसी होती है? दो स्तर की सरकार होती है। इनमें से एक सरकार पूरे देश के लिए होती है, जिसको हम केंद्र सरकार बोलते हैं, जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। यहां पर इसको इतना हाईलाइट कर लेना। इसके बाद फिर राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकार होती, जो शासन के दैनंदिन कामकाज को देखती हैं। सत्ता के इन दोनों स्तर को सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना अपना काम करती हैं। सरल भाषा में हम कहें तो जो संघीय व्यवस्था होती है उसमें दो स्तर की सरकारें होती हैं। एक केंद्र स्तर की सरकार होती है, एक राज्य स्तर की सरकार होती है। केंद्र स्तर की जो सरकार होती है वो पूरे देश के अंदर चुनी जाती है, जबकि राज्य स्तर की सरकार होती है वो कुछ इलाके में ही चुनी जाती है। केंद्र स्तर की सरकार पूरे देश के मुद्दों को देखती है, पूरे देश के महत्व को देखती है। विदेशी जितने भी नियम होते हैं या विदेशी जितनी भी संधियां होती हैं, विदेशों में जितने भी अपने कार्यक्रम चलाते हैं, व्यापार का आना जाना, परमाणु से संबंधित, हथियारों से संबंधित लेना देना, ये सारे के सारे काम संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार देखती है, जबकि राज्य सरकार अपने जो दैनंदिन कार्य हैं, सारे के सारे व्यापार से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, पुलिस से संबंधित इत्यादि कामों को वो देखती है। ये तो हमारा ये था। इसका अर्थ, इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था के ठीक उलट है। एकात्मक शासन व्यवस्था में एक ही स्तर की सरकार होती है और बाकी इकाइयां उनके अधीन होकर काम करती हैं। इसको थोड़ा हम देख सकते हैं। अभी एक मिनट, थोड़ा नीचे कर लें। बाकी इकाइयां उनके अधीन होकर काम करती है। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है, पर संघीय व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। संघीय व्यवस्था में क्या होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अभी हम आपको बता रहे हैं आगे चल के। अब एक यहाँ पर मैप, इसको आगे बढ़ने से पहले थोड़ा इस मैप पे थोड़ी हल्की सी नजर डालिए। इस मैप के अंदर क्या बताया गया? ये जो रेड है ना, जितना भी रेड इलाका है, ये वाला है, या फिर ये कनाडा वाला है, संयुक्त अमेरिका है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है, पाकिस्तान है, ये जो जितने भी कंट्री, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, ये जो भी देश हैं, इनके अंदर क्या है? संघीय व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था नहीं है। तो आप इनको हल्का से याद कर लेना। ये मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हमें भरने के लिए आ जाता है कि उन देशों में नाम भरिए, जो कि उन देशों के नाम भरिए, 2-3 देशों के नाम जिनमें क्या है? संघीय व्यवस्था है। तो हमने इसमें हल्का से देख लिया। पर संघीय व्यवस्था की हम बात कर रहे थे। संघीय व्यवस्था के अंदर क्या नहीं हो सकता है? पर संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार जो है राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती है। एकात्मक जो व्यवस्था है उसके अंदर क्या है? एकात्मक व्यवस्था के अंदर केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों को आदेश दे सकती है, लेकिन संघीय व्यवस्था में ऐसा नहीं कर सकती। केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती हैं जो संविधान में वर्णित होती हैं, संविधान में दी गई होती हैं, और इसके लिए वे केंद्रीय सरकार को जवाबदेही नहीं होती है। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती हैं। आइए संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर हम गौर करते हैं। पहली व्यवस्था, यह सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। जैसा कि हम अपने देश में आगे चल के देखेंगे कि हमारे यहाँ मात्र 2 स्तर वाली सरकार नहीं है, बल्कि 3 स्तर वाली सरकार है। सेकंड पॉइंट देखिए आप, यहाँ अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। अधिकार क्षेत्र का मतलब होता है कि आपको संविधान के अंदर जो अधिकार दिए गए हैं उन्हीं पर आप काम कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया यहां तक। तीसरा पॉइंट जो है उसमें बताया गया है, तीसरा, चौथा और 5वें में, तीसरे में बोला है विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। ठीक है,
विभिन्न स्तरों की सरकारें जो होती हैं वो अधिकार क्षेत्र संविधान में पूरी तरह से स्पष्ट हैं, लिखे हुए, जो पहले भी हमने बात कर दी है, और उनके अधिकारों को कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। संविधान उसकी गारंटी देता है। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती है। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से हो सकते हैं। बेसिकली ये संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं, क्या, अमेंडमेंट की। इसको इंग्लिश में अमेंडमेंट बोलते हैं, यानी कि संविधान संशोधन। कोई भी जब संसद है वो संविधान संशोधन तभी कर सकता है मौलिक प्रावधानों को लेकर जब दोनों स्तर की सरकार उसको हरी झंडी दे दे, यानी कि केंद्र स्तर की और राज्य स्तर की। अब 5वां पॉइंट कह रहा है अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। अगर कोई राज्य ये कहता है कि हमारे अधिकार केंद्र सरकार से अधिक हैं, या कोई केंद्र सरकार राज्य सरकारों को दी हुए जो अधिकार उनको छीनने की कोशिश करता है, ऐसी स्थिति में अदालत अपना निर्णय देती हैं और उनके पास ये अधिकार होता है कि वे उनके अधिकारों की व्याख्या करें और उन लोगों को बताएं कि आपके कौन से अधिकार हैं, कौन से नहीं हैं। सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता। अगर कोई भी स्थिति में विवाद होता है सरकारों के बीच में तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी निर्णायक भूमिका निभाता है और उसका जो निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है संघीय व्यवस्था के अंदर। ये 6वां पॉइंट है वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित करी गए हैं। सरकार किससे चलती है? सरकार के लिए होने चाहिए फंड, हम जिसको मनी बोलते हैं। और मनी कहां से आता है? टैक्स से। तो दोनों के दोनों सरकारों के लिए टैक्स वसूलने के लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं कि आप कहां से टैक्स वसूलोगे और कितना टैक्स वसूलोगे, और आप कहां से टैक्स वसूलोगे और कितना टैक्स वसूलोगे। दोनों सरकारों के लिए अलग अलग प्रावधान है। 7वां है इस प्रकार जो संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं, देश की एकता की सुरक्षा करना है और उसे बढ़ावा देना है, इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान करना है। इस कारण से जो संघीय व्यवस्था है वो सबसे ज्यादा सफल है। संघीय व्यवस्था का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में क्या बताया गया कि वो देश की जो अखंडता है, सुरक्षा, उसको सुनिश्चित करती है और यहाँ की जो विविधता है उसका जो है संरक्षण करती है। जैसे बहुत से देशों के अंदर क्या होता है, बहुत से, देखिए अगर हम बात करें MP की, महाराष्ट्र की बात करते हैं, MH की, महाराष्ट्र के अंदर क्या है, मराठी है, मराठी पढ़ते हैं लोग। तमिलनाडु के अंदर तमिल पढ़ते हैं, कन्नड़ पढ़ते हैं कर्नाटक के अंदर। तो अलग अलग देशों के अंदर अपनी भाषाएं हैं, विविधताएं, सब चीजें अलग अलग हैं। तो वहां की जो नीतियां हैं, वहां के खुद के शासक अगर नीतियां बनाएंगे तो ज्यादा अच्छी बनेंगी। तो इसलिए क्या है, जो वहां की विविधता उसको सुरक्षा मिलती है, पूरी देश की जो एकता वो बनी रहती है। कामकाज के लिए 2 चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमत होनी चाहिए और इनका एक दूसरे पर भरोसा होनी चाहिए। 2 चीजें यहां पर बताई गई। देखिए, विभिन्न स्तरों की जो सरकारें हैं उनके बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होना चाहिए, पहला पॉइंट, और एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए, दूसरे पॉइंट। वे अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे, इस बात का भरोसा होना चाहिए। इसके बारे में हमें बताया गया है इसमें। तो आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं, कौन सा? आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति। इसके बारे में हमें यहाँ पर इतना बताया गया है। अब बात करते हैं केंद्र और, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। यह बात इस चीज पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई है। संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर 2 तरीकों से गठित होती हैं। पहला तरीका है 2 या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को एक साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का है। इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं और अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसको अभी हम समझाएंगे ये कहना क्या चाह रहा टॉपिक, लेकिन अभी इसको पढ़ ले रहे हैं हम। संयुक्त राज्य अमेरिका है, अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ये सब जो है ये इसी प्रकार की एग्जाम्पल है। इस तरह से संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों के समान अधिकार होते हैं और वे केंद्र के बरक्स ज्यादा ताकतवर होते हैं। इसमें क्या कहा गया है, बहुत सी संघीय व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिसमें एक नहीं 2-2 स्वतंत्र राष्ट्र आपस में मिल जाते हैं और एक राष्ट्र बना लेते हैं। क्यों? उनको लगता है हमें बाहरी खतरे हैं, ये है वो है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर देखा गया है, जो अमेरिका USA के अंदर है, वहां की जो स्टेट्स हैं वो अपनी एक तरह से स्वतंत्र कंट्री की तरह हैं और उनके खुद के जो अधिकार हैं वो संघीय व्यवस्था से ज्यादा मजबूत है, सबसे ज्यादा हैं। इसके बारे में हमें चर्चा करी गई है। इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका। पहला तरीका क्या है? स्वतंत्र राष्ट्र आपस में मिल जाते हैं, उसको आप हाईलाइट कर लेना।
इसमें क्या संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका है बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण है। इस दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों की बरक्स केंद्र सरकार के पास ज्यादा ताकत हुआ करती हैं। अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। यहां पर इस बात को हाईलाइट कर लेना आप, इसमें क्या होता है, इसके गठन का दूसरा तरीका है बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। भारत और बेल्जियम ऐसे ही दो एग्जाम्पल हैं। स्पेन भी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अंदर पिछली व्यवस्था के अंदर हमने क्या देखा, जब दो स्वतंत्र राष्ट्र एक संयुक्त राष्ट्र बनाते हैं तो उसके अंदर प्रांत जो होते हैं उनके पास शक्तियां ज्यादा होती हैं केंद्र से। लेकिन जो दूसरी वाली व्यवस्था है जिसमें अपना एक बड़ा देश होता है और विविधता के आधार पर दूसरे स्टेट्स में उसको बांट दिया जाता है, डाइवर्सिफिकेशन के आधार पर कई स्टेट्स में उसको बांट दिया जाता है। तो ऐसे राष्ट्र में क्या होता है, जो केंद्र सरकार होती है उसके पास ताकत ज्यादा होती है और राज्य सरकार के पास अधिक शक्तियां नहीं होती हैं। जैसा कि इंडिया के अंदर हम देखते हैं। अच्छा, एक आगे बढ़ने से पहले इसको थोड़ा हम समझ ले रहे हैं। इसके अंदर एक दो तीन नेपाली नागरिक है, नेपाली बच्चे हम कह सकते हैं, उनकी आपसी चर्चा हो रही है। उसमें क्या बोल रहे हैं, उसमें पहला खगराज है। खगराज कहता है मुझे संसदीय वो संघीय व्यवस्था पसंद नहीं है, इससे भारत की तरह हमारे यहाँ भी सीटों को आरक्षित करना पड़ेगा। मीता कहती है हमारा देश तो कोई बड़ा नहीं है, हमें संघ की क्या जरूरत है। बाबूलाल कहता है मुझे लगता है कि अगर तराई क्षेत्र में अपनी अलग राज्य सरकार बने तो क्षेत्र को ज्यादा स्वायत्तता मिल सकेगी। राम गणेश कहते हैं मुझे संघीय व्यवस्था पसंद है क्योंकि इसका मतलब होगा कि पहले राजा जिन शक्तियों का प्रयोग करता था उनका इस्तेमाल इस व्यवस्था में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि करेंगे। अगर आप इस चर्चा में शामिल होना चाहेंगे तो आप अपनी प्रतिक्रिया हर एक टिप्पणी पर क्या देंगे और किसने संघीय व्यवस्था को लेकर गलत टिप्पणी की है। खगराज की जो टिप्पणी है वो अनएप्रोप्रिएट है और इसको आप स्थिति के अनुसार बांट सकते हैं। अगर मैं कहूंगा तो स्थिति के अनुसार बांट सकता हूं। क्या देश को जरूरत है संघीय व्यवस्था की तो उसको दे दीजिए। अच्छा, अब भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमने पहले देखा है कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों को भी अपने यहाँ की विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किल हुई। सोचिए कि भारत जैसे विशाल मुल्क में यह काम कितना कठिन होता, जहां बहुत सी भाषाएं हैं, बहुत से धर्म हैं, कई क्षेत्रों के लोग रहते हैं। हमारे देश में तो सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्था होती। बेल्जियम में देखो, हमने अगर आपने पिछला चैप्टर नहीं पढ़ा तो उसको पढ़ लें क्योंकि इस चैप्टर का वो बेस है, शुरुआत है, बेसिक इंफॉर्मेशन है। बेल्जियम के अंदर हमने क्या देखा था कि 40% फ्रेंच थे और क्या था, लगभग 59% कौन थे, डच लोग थे। इंडिया के अंदर तो यार बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन, इसमें तो मात्र 2 डाइवर्सिटीज थी, 1% जर्मन लोग थे। लेकिन हम यहाँ पर देखें इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन, यहाँ पर 1100 से ज्यादा लैंग्वेज हैं, हर क्षेत्र में अलग अलग लैंग्वेज बोली जा सकती है, कई धर्म है। इसके आधार पर यहाँ पर तो संघीय व्यवस्था बहुत जरूरी है क्योंकि देश पूरा टूट सकता है इस आधार पर। तो यहीं इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए संविधान की शुरुआत से भी हम बात करते हैं। एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आजाद हुआ। तुम्हें मालूम है पाकिस्तान बना तब उसके बाद आजाद हुआ। आजादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हो गए। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर ही हुआ है। आइए हमने ऊपर संघीय व्यवस्था की जिन 7 विशेषताओं का जिक्र किया था उन्हें फिर से देख लेते हैं। जो ऊपर हमारी जो 7 विशेषताएं थी, हमने एक एक करके बताया था, उसका हम फिर से यहाँ पर देख ले रहे हैं कि उनका प्रयोग कैसे करता है। कि हम देख सकते हैं कि ये सभी बातें भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती हैं। संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। एक संघ सरकार या जिसको हम केंद्र सरकार बोलते हैं, और दूसरा आप जानते हैं राज्य सरकार। दूसरा कौन सी थी, राज्य सरकार, और दूसरा है राज्य सरकार है। केंद्र सरकार को पूरे भारत संघ पर शासन करने की जरूरत पड़ती है। केंद्र सरकार क्या करती है, पूरे भारत संघ पर, जबकि राज्य सरकार क्या है, एक निश्चित क्षेत्र पर ही शासन करता है। इसको आप भी जानते हैं। बाद में पंचायतों और नगरपालिकाओं के रूप में संघीय शासन का तीसरा स्तर भी जोड़ा गया, जो हम चैप्टर के सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। ये कैसे होता है, प्रधान वगैरह कैसे बनते हैं। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ पे भी 3 स्तरों की
शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्से में बांटा गया है। ये 3 सूचियां इस प्रकार हैं। इसको हम सरल भाषा में केंद्र राज्य संबंध भी बोल सकते हैं। हमारे संविधान के अंदर केंद्र की कितनी शक्तियां हैं, राज्य की कितनी शक्तियां, ये स्पष्ट रूप से पूरा का पूरा प्रावधान किया गया है और इनको 3 सूचियों में बांटा गया है। पहली सूची ये है जो संघ सूची, इसको क्या कह सकते हैं, ये केंद्र सरकार की सूची है, केंद्र सरकार की शक्तियां हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी शक्तियां। इसमें क्या है, प्रतिरक्षा है, विदेशी मामले हैं, बैंकिंग है, संचार है, मुद्रा है, ये सारी जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं पूरे देश के लिए, इन मामलों में एक तरह की नीतियों की जरूरत पड़ती है। इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में वर्णित जो विषय हैं इन्हें बनाने के लिए, कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को है। संघ सूची की बात की। ये राज्य सूची है। राज्य सूची में क्या, पुलिस है, व्यापार है, वाणिज्य है, कृषि है, सिंचाई है, शिक्षा है, प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं, राज्य सूची है। राज्य सूची में जो वर्णित जितने भी विषय हैं वो सारे के सारे राज्य सरकार कानून उन पर बनाती है। ठीक है। अब इसके बाद एक आती है थर्ड हम लास्ट भी कह सकते हैं, ये है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंदर हमको देखने को मिलता है, समवर्ती सूची में शिक्षा है, वन है, मजदूर है, संघ है, विवाह है, गोद लेना है, उत्तराधिकार जैसे विषय जो हैं ये क्या है, केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझे दिलचस्पी है। यानी कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों के दोनों लोग इस पर कानून बना सकते हैं। लेकिन एक चीज सोचने वाली है, ये अधिकार तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों के इसमें आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ही है। लेकिन जब दोनों कानूनों में टकराव हो, ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। ये हमारे संविधान में प्रावधान दिया गया है। यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि जो विषय इनमें से किसी सूची में नहीं आते हैं उनका क्या होगा। फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में रहे होंगे, क्योंकि संविधान बनने के समय पर तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का जिक्र था नहीं, क्योंकि उस समय इतनी दुनिया डिजिटल थी नहीं, इतनी टेक्नोलॉजी आई नहीं थी। तो ये जो विषय है ये किसके विषय में रहेंगे, ये प्रश्न आपके दिमाग में उठा होगा। तो हमारे संविधान के अनुसार बाकी जो बच्चे विषय हैं वो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं, या भविष्य के अंदर जो विषय पनपेंगे, पैदा होंगे, वो सारे के सारे विषय केंद्र सरकार के अधीन आ जाएंगे। तो हमने इस प्रकार कैसे देखा, पहला देखा हमने संघ सूची, दूसरा हमने क्या देखा, राज्य सूची, और तीसरा देखा समवर्ती सूची। संघ सूची के अंदर केंद्र सरकार नियम बनाती है, राज्य सूची के अंदर राज्य सरकार नियम बनाती है, और समवर्ती सूची के अंदर जो विषय दिए गए हैं उस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर नियम बना सकती हैं। लेकिन बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिनका संविधान में जिक्र नहीं हुआ, उन पर केवल और केवल केंद्र सरकार ही नियम बना सकती है। लेकिन केंद्र सरकार अगर चाहे तो किसी विषय को राज्य सरकार में भी जोड़ सकती है। हमने ऊपर देखा कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते। भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, जैसे कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम अपने विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण भारत के संविधान के कुछ प्रावधानों अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं। क्योंकि आप जानते हो ये जितने भी स्टेट है ये ट्राइबल स्टेट है, यहाँ पर जनजातीय लोग ज्यादा रहते हैं, इसलिए इन्हें कुछ विशेष प्रावधान भी दिए गए हैं। ये विशेष शक्तियां स्वदेशी लोगों, उनकी संस्कृति और सरकारी सेवाओं के अधिमान्य रोजगार के भूमि अधिकारों के संरक्षण के संबंधों में स्पष्ट रूप से उपयोगी है। खैर, इसको हमें विशेष ध्यान नहीं देना है। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार हैं। ये वैसे छोटे इलाके हैं। अब हम किन के बारे में बात करेंगे, यूनियन टेरिटरीज के बारे में। हमने स्टेट्स की बात कर ली, लेकिन यूनियन टेरिटरीज यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते, क्योंकि उनका आकार बहुत छोटा है, लेकिन जनसंख्या काफी है, बन सकते हैं। इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में भी विलीन करना संभव नहीं है, क्योंकि ये न तो किसी प्रांत में विलीन होंगे और ना ही एक स्वतंत्र राज्य बन सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, अथवा देश की जो राजधानी दिल्ली है, ये जो इलाके हैं इसी कोटि में आते हैं और इन्हें किसी केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार नहीं है। इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त होता है और इस पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं राष्ट्रपति ही शासन करते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है।
अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती है। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में, यानी कि दोनों सदन कौन कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वहां पर 2/3 वोटों से, देखिए संसद के दो सदन कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इनमें 2/3 वोटों से इनको पास करना पड़ता है। इसके बाद 2/3 बहुमत मंजूर मिल जाता है, उसके बाद फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना पड़ता है। जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स के अंदर क्या होती है, विधानसभाएं होती हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, उनसे हमें पास करवाना होता है, तब वो एक नियम जाकर बनता है, एक लॉ बनता है, एक अधिनियम बनता है। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम जुडिशरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। कौन सी? जुडिशियरी सिस्टम, न्यायपालिका की बात कर रहे हैं। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालत में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेवारियों को निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने के संसाधन जमा करने का अधिकार है। ये तो था हमारा थोड़ा हल्का सा इनका थोड़ा सा सिस्टम। अब हम थोड़ा एक चीज और देख रहे हैं। ये सारे के सारे हमने देखे कि किनके हाथ में क्या शक्तियां हैं, राज्यों के हाथों में क्या शक्तियां हैं, केंद्र के हाथ में क्या शक्तियां हैं। अब हमारा क्या समझा, क्या जाना, ये जो पॉइंट है इसके बारे में 2-3 पॉइंट पढ़ते हैं। पहला है पोखरण। पोखरण हर कोई जानता है, जो 10th में बच्चा पढ़ रहा है पोखरण तो नाम सुना ही होगा, और पोखरण एक मूवी उस पर आई थी। पोखरण जहां भारत ने अपने परमाणु परीक्षण किए थे, राजस्थान में पड़ता है, आपको मालूम है। मान लें कि अगर राजस्थान की सरकार केंद्र सरकार की परमाणु नीति की विरोधी होती, तो क्या केंद्र सरकार को परमाणु परीक्षण करने से रोक सकती थी? आप बताइए, आप सोचिए। लेकिन मुझे लगता है कि राजस्थान की जो सरकार है, राज्य सरकार है, वो केंद्र सरकार को नहीं रोक पाती। क्यों? पहला चीज तो इसका ये है कि जो परमाणु का जो सिस्टम है, परमाणु, वो केंद्र सरकार का अधिकार है, वो संघ सूची में आता है। दूसरा, केंद्र सरकार के जो अधिकार हैं वो राज्य सरकार से अधिक हैं, इसलिए वो नहीं रोक पाती। मान लें कि सिक्किम की सरकार अपनी स्कूलों में नई पाठ्यपुस्तकें लागू करना चाहती है। मान लें कि केंद्र सरकार की पाठ्यपुस्तकों की विषय वस्तु और शैली पसंद नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या राज्य सरकार को नई पाठ्यपुस्तक लागू करने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति लेना जरूरी है? ये प्रश्न है। तो सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखना कि अगर राज्य सरकार संविधान के खिलाफ बनाती है, संविधान की जो मूल संरचना है या संविधान का जो हमें लोगों को सिखाने, धर्मनिरपेक्षता है वगैरह वगैरह जो सिखाती है, इसके खिलाफ अगर कैसी पाठ्यपुस्तकें बनाती है तो केंद्र सरकार उसको रोक सकती है। अन्यथा केंद्र सरकार को रोकने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जो शिक्षा है, शिक्षा समवर्ती सूची में आता है। इस पर केंद्र सरकार भी नियम बना सकता है और राज्य सरकार भी नियम बना सकता है। चौथा है, मान लें कि नक्सलियों से निपटने की नीतियों के बारे में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मुख्यमंत्रियों की राय अलग अलग है। क्या ऐसे मामले में भारत के प्रधानमंत्री दखल दे सकते हैं और क्या ऐसा आदेश जारी कर सकते हैं जिसे सभी मुख्यमंत्री माने? जी हाँ, बिल्कुल आदेश जारी कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह के हम कह सकते हैं बवाल है, किसी भी तरह का आपसी राज्यों में बवाल है, तो इसमें प्रधानमंत्री बिल्कुल बीच में इंटरफेयर कर सकते हैं, बशर्ते वो विषय समवर्ती सूची का भी होना चाहिए। अगर कोई ऐसा विषय है जो कि राज्य सूची में हो और आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है राज्यों में, तो ऐसा विषय न्यायपालिका के अंदर ही सुलझाया जा सकता है। अब बात कर रहे हैं हम संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, फेडरलिज्म है वो कैसे चलता है। संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई है तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों भर का होना नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। इसी से अब इसको हम समझेंगे, बेहतरीन से समझेंगे। यार ये क्या आ गया, एक मिनट, हाँ, बेहतरीन से समझेंगे। देखिए, संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संघ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश को साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ। आइए कुछ प्रमुख बातों पर गौर करें जिससे पता चलता है कि यह काम किस तरह सफल हो पाया। इसमें बताया गया कि मात्र संविधान में प्रावधान दिए गए वो तो अलग बात है, संविधान में प्रावधान दिए गए जो दिए गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही जो हमारी राजनीतिक लोकतंत्र है उसने भी हमें बहुत ज्यादा हेल्प करी है, किसमें, एक संघीय व्यवस्था को कायम रखने में। भाषाई राज्य। अब हम भाषा के आधार पर देखेंगे कैसे संघीय व्यवस्था काम करती है। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और कठिन परीक्षा थी।
इस पर एक बहुत बड़ी चर्चा करी गई थी। भारत ने सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। उस वक्त से लेकर सन 2019 तक का अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें तो इस अवधि में आए बदलावों को देखकर एक बार की आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए और कई नए प्रांत बनकर बनाए गए। कई प्रांतों की सीमाएं, क्षेत्र और नाम बदल दिए गए। नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल अथवा जातीयताओं के विभिन्नता के रेखांकित करने के उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया। इसमें नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं। 1950 के अंदर हमारे देश के कई प्रांतों ने अपनी अपनी मांगें शुरू करी। 1947 में पहले ही धर्म के आधार पर देश विभाजित हो चुका था। धर्म के आधार पर पाकिस्तान बन चुका था। इसलिए देश के जो नेता थे, राजा जी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये सारे लोग डरे हुए थे कि भाषा के आधार पर कहीं देश के अंदर कई देश तो नहीं बन जाएंगे। इसीलिए थोड़ी थोड़ी संशय था। लेकिन देश के जो राजनीतिक स्थिति थी वो काफ़ी अच्छी थी। उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ ही वो कई निर्णय लिए जिससे कि देश की जो अखंडता थी, एकता थी, वो बनी रही। जब एक भाषा के आधार पर एक राज्य का गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट ना जाए। केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया था। पर हमारा अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ। इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा सुविधाजनक हो गया था। मजबूरी बना और लोगों ने आंदोलन की और मजबूरी के साथ ही देश को विभाजित कई राज्यों में करना पड़ा। लेकिन देश की जो अखंडता थी वो और सुदृढ़ हुई, देश की जो एकता थी वो और सुदृढ़ हुई। इससे देश कतई भी टूटा नहीं। अब भाषा की नीति, इसके बारे में करेंगे। भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। जब भाषा के आधार पर राज्य बन गए तो एक सबसे बड़ी समस्या आई कि भाषा की नीति। यहाँ पर मतलब मुख्य बात हम कहना चाह रहे हैं राष्ट्रभाषा भाषा को लेकर। संविधान के अंदर, संसद के अंदर ये मतलब एक वो हुई, चर्चा हुई कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या होनी चाहिए। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी को राजभाषा माना गया है, पर हिंदी सिर्फ 40% लगभग भारतीयों की मातृभाषा है। इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के लिए अनेक दूसरे उपाय किए गए हैं। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। ये 8वीं अनुसूची में दिया गया है, संविधान की 8वीं अनुसूची में, इसलिए इन्हें अनुसूचित भाषा बोलते हैं। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार इसे विकल्प के रूप में चुने। तो हमारे देश के अंदर क्या था, बहुत अच्छी व्यवस्था अपनाई गई। श्रीलंका के अंदर हमने क्या देखा, पूरा देश के अंदर गृह युद्ध हो गया सिर्फ भाषा को लेकर। लेकिन हमारे देश में क्या किया, कुछ नहीं तो 21-22 भाषाओं को क्या कर रहा, राष्ट्रभाषा के तौर पर दर्जा दे दिया गया, अनुसूचित भाषाएं बना दिया गया। राज्यों की अपनी भाषाएं हैं, राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है। श्रीलंका के ठीक उलट हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों की मांग कि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रखा जाए। जैसे देखिए, हिंदी पूरे देश के अंदर नहीं बोली जाती है, इसलिए सरकार ने सोचा हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बना दिया जाए या फिर संसद की भाषा बना दिया जाए। 1965 में अंग्रेजी का खत्म हो जाना तय था। लेकिन कई जो प्रदेश हैं जैसे तमिलनाडु है, कर्नाटक है, यहाँ पर हिंदी लोग नहीं बोल पाते हैं। लेकिन यहाँ के सांसद आएंगे तो क्या बोलेंगे संसद में, इसलिए उन्होंने अपना प्रावधान रखा कि हम हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा को भी चाहते हैं, जिससे कि हम अपनी राजनीतिक स्थिति को बरकरार रखें। तमिलनाडु में तो इस मांग को उग्र रूप भी ले लिया गया था। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों के प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझा दिया था और इसको अच्छी तरीके से सुलझा दिया गया। अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषी अभिजन को लाभ पहुंचेगा। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं है कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां लोग कोई और भाषा बोलते हैं। यानी कि केंद्र सरकार की जो नीति है, क्या किसकी नीति है, केंद्र सरकार की
भाषा के बढ़ावा की नीति है, भाषा को बढ़ावा देने की, हिंदी भाषा को बढ़ावा देने की। स्कूल में कई प्रोग्राम होते रहते हैं, हिंदी दिवस मनाया जाता है, वो चला सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो अलग अलग राज्य हैं जिनके अंदर हिंदी के अलावा कोई और दूसरी भाषा बोली जाती है, जैसे कि मराठी है, तमिलनाडु है, कन्नड़ है, तो यहाँ पर क्या है कि केंद्र सरकार अपनी भाषा को नहीं थोप सकती, यानी कि हिंदी भाषा को नहीं थोप सकती है। भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया, उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गए। श्रीलंका के अंदर अगर ये रुख अपना लिया जाता तो शायद वो स्थिति नहीं पहुंच पाती, लेकिन भारत के अंदर एक बेहतरीन समझ से काम किया गया और उस स्थिति से बच गए। और हमें कितनी टोटल 22 भाषाओं को राष्ट्रभाषा के तौर पर दर्जा दिया, कितनी 22 लैंग्वेज को। अब हम देख रहे हैं केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंधों में लगातार आए बदलाव का यह उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ है। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, यह ज्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। देखिए, अगर संविधान में यह प्रावधान दिया गया कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाएगा, सत्ता को कई स्तरों पर बांटा जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह ये मतलब प्रासंगिक हो जाए। मान लीजिए केंद्र में सरकार है बीजेपी की और राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, तो केंद्र सरकार जो चाहेगी वो ही राज्य सरकार करेगी और कुछ ज्यादा नहीं करेगी। ऐसे क्या है, जो हमारी सत्ता का बंटवारा है वो गलत हो गया एक तरह से। इसी को हम देखेंगे आगे। काफी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी केंद्र में और अधिकांश राज्यों में शासन रहा, कांग्रेस पार्टी का। आप जानते हैं इस बात का। इसका व्यावहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाइयों के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकार रही तो फिर आगे क्या हुआ, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं अभी। एक मिनट, हाँ, अलग अलग सरकार आई तो फिर क्या हुआ, अनदेखी करने की कोशिश की। उन दिनों से केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी या फिर कोई एक ही दल की, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट है, तो ऐसे में क्या करती है, जब पूरी की पूरी जो सरकारें बनती हैं, राज्यों में भी बीजेपी की है, केंद्र में भी बीजेपी की, तो क्या कर सकती है, वो दूसरे दलों की जो सरकार है उसको तोड़ सकती हैं। तो ऐसे क्या होता है कि एक्चुअल में जो पावर है वो राज्य सरकार प्रयोग नहीं कर पाती है। 1990 के बाद यह स्थिति काफी बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यह दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था। फिर स्थिति बदल गई। राज्यों में जगह जगह, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर क्या हुआ, एक अलग राजनीतिक दल बना, क्षेत्रीय दल, जिसका नाम सपा है, समाजवादी पार्टी है, बसपा है। और बंगाल के अंदर देखते हैं तृणमूल टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। दिल्ली के अंदर अभी आम आदमी आप जो आ गई है। तो ये जो क्षेत्रीय दल हुए, इन्होंने भी अपनी अपनी क्या शक्तियां बढ़ाई। इन्होंने अपने अपने सांसद अर्जित किए, अपने अपने सांसदों को जो है चुनाव लड़ाया और जीते। इससे फिर क्या है, गठबंधन सरकारें बनने लगी। पूर्ण बहुमत से सरकारें नहीं आ पा रही थी, गठबंधन सरकारें बनने लगी। गठबंधन सरकार का मतलब ये होता है जब कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ नहीं आती है, और उसके बाद क्या होता है, कई पार्टियों का वो सहयोग लेने के बाद सरकार में आती है, तो ऐसी पार्टी को गठबंधन सरकार कहते हैं। चूंकि किसी एक दल को लोकसभा की स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, इसीलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ती थी। तो सीधी सी बात है, जब क्षेत्रीय पार्टियां बहुत सारे गठबंधन बनाना पड़ता था, मजबूरी बन जाती थी उनका। अब फिर क्या हुआ, इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वतंत्रता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले ने और फिर बल दिया। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करने केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज्यादा प्रभावी कह सकते हैं। सरल भाषा हम कहें तो देखिए, जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के अंडर में जो राज्य सरकार है, तभी अच्छे से काम कर सकती है जब तक उस पर केंद्र का बोझ ना हो। और केंद्र का बोझ तब तक नहीं होगा जब तक वो अपनी स्वायत्त सरकार नहीं बना लेंगी। इसका टॉपिक का कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना था। आगे हम देखते हैं, यहाँ एक कार्टून दिया गया है जिसमें अपनी जो केंद्र है, केंद्र से जो राज्य हैं कुछ और ज्यादा शक्तियां मांगने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उस सबसे महत्वपूर्ण कार्टून जो है वो ये वाला है। इसके अंदर हमें दिखाया गया है, देखो,
ये देखो साइकिल का चिन्ह बना है, ये देखिए फूल पत्ती का चिन्ह, ये टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस का है, ये सपा का है। ऐसे ही करके जितने ये पटाखे लगे हैं ना, ये राजनीतिक पार्टियों के हैं, राजनीतिक पार्टियों का मतलब द्योतक हैं। और ये पटाखे हैं, इसके पास ये देखिए गठबंधन सरकार के ऊपर ये कमल लिए हुए, यानी कि बीजेपी की सरकार के मुख्य तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ निशान किया गया है। उन्होंने गठबंधन सरकार बनाई थी, कमल लिए हुए हैं और ये बैठे हुए हैं, यानी कि इन सारी पार्टियों की सहायता से इन्होंने ये जो है एक अपनी सरकार बनाई है, गठबंधन की सरकार, गठबंधन सरकार की ये आग जल रही है। तो ये कार्टून ये कहना चाह रहा है कि ये जो पार्टियां हैं इनके भी कुछ अधिकार मांगे अपने क्षेत्रों को लेकर। देखिए बंगाल की ये पार्टी है, बंगाल की, ये है यूपी की, तो ये यूपी के लिए काम करेगी, ये बंगाल के लिए काम करेगी, तो इनको इनकी शक्तियां देना पड़ेगा, मजबूरी बन जाएगी। इसी को हम संघीय व्यवस्था बोलेंगे। अगर नहीं देंगे तो ये जो बाती है ना, ये पटाखे की बाती तुरंत इसमें आग छू जाएगी, और जब आग छू जाएगी तो फिर क्या होगा, एक पटाखा चलते ही पूरी की पूरी सरकार ढह जाएगी, पूरी की पूरी सरकार पटाखे के बल पर फूट जाएगी और पूरी की पूरे पटाखे चल जाएंगी और फिर क्या है, सरकार टूट जाएगी। इसीलिए इनको क्या है, मिलजुल कर काम करना पड़ेगा, मजबूरी बन जाएगी। इस कार्टून का कहने का मतलब सिर्फ इतना है। चैप्टर लंबा हो सकता है, लेकिन हम सारी की सारी बातों को समझाने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर हमें बताया गया है 2011 की जनगणना को हम पहले ही बता दे रहे हैं, पूरा नहीं पढ़ेंगे, इसको याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है आपको। 2011 की जनगणना हुई थी, उसके अनुसार हमारे देश के अंदर 1300 से ज्यादा भाषाएं रखी गई थी। लेकिन सीधी सी बात है, छोटी छोटी भाषाएं, हर किसी ने अपनी अपनी मातृभाषा, कोई थोड़ा बदलता हुआ बोल रहा है, उसने भी अपनी भाषा को बता दिया। फिर सरकार ने क्या किया, बहुत सारी भाषाओं को समूहबद्ध करके एक भाषा में मिला दिया, जैसे भोजपुरी है, मगही, बुंदेलखंडी है, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी है, और ऐसी कई दूसरी भाषाओं को मिलाकर हिंदी में जोड़ दिया, एक भाषा बन गई। फिर भी इसके बाद भी 121 प्रमुख भाषाएं बन गईं, जिनमें से मात्र 22 भाषाओं को क्या किया है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है, राष्ट्रभाषा के तौर पर लिया गया है। इनकी एक पूरी लिस्ट दी हुई है, इनको आपको याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसमें यह बताया गया है कि हमारे देश के अंदर कितनी ज्यादा विविधता है भाषा को लेकर, और ऐसी स्थिति में कितना ज्यादा इंपोर्टेंट हो गया है एक संघवाद का प्रबल होना। यहाँ पर रामचंद्र गुहा एक बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, रामचंद्र गुहा, उनके जो हमेशा अक्सर पेपर में आते रहते हैं, अमर उजाला वगैरह में आप कभी देखना तो उनके लेख आते रहते हैं, उन्हीं का कुछ यहाँ पर हमें रिसीविंग्स दिखाई गई हैं, उनकी छोटी छोटी क्लिप्स दिखाई गई हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में ये छपा हुआ 2005 का एक अखबार है। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को आज से ठीक 50 साल पहले 1 नवंबर 1956 में लागू किया गया था। अपने दौर में और अपने तरीके से इसे राष्ट्र की राजनीतिक और संस्थागत जीवन को एकदम बदल दिया था। गांधी जी और अन्य नेताओं ने अपने अनुयायियों से वादा किया था कि मुल्क आजाद होगा तो इस नए देश में नए प्रांत बनेंगे और भाषा के आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन किया जाएगा। पर जब 1947 में मुल्क आजाद हुआ तो इसका बंटवारा भी हो गया। इसके अंदर बताया गया कि देखिए, जब देश की क्या हो रहा था, देश का जब स्वतंत्रता आंदोलन हो रहा था, तो गांधी जी ने अपने अनुयायियों से, स्वतंत्रता करने वालों से कहा था कि निश्चित तौर पर जब हम जीतेंगे, जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे तो हम राज्य बनाएंगे, उस पर भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे। लेकिन जब 1947 में मुल्क आजाद हुआ तो देश बंटवारा हो गया। इससे लोग डरने लगे कि जब धर्म के आधार पर देश बंटवारा हो गया तो हो सकता है भाषा के आधार पर भी देश का बंटवारा हो जाए। विभाजन धार्मिक आस्था के पुरातन जुड़ाव का परिणाम था। पुरातनी आस्था की एक ऐसी ही चीज भाषा भी है। आप जानते हैं, जब धर्म एक पुरानी आस्था हो सकती है तो भाषा पे भी किसी की आस्था हो सकती है, ये भी तो हो सकता है। इस आधार पर कितने विभाजन होंगे, नेहरू, पटेल, राजा जी, ये सब दिमाग में ये सवाल बहुत ज्यादा कौंध रहा था। वो लोग डरे हुए थे कि कहीं देश कई भागों में ना बट जाए। फिर क्या हुआ, बहरहाल भारत की एकता को कमजोर करने की, भाषा के आधार पर गठित राज्यों की इसकी एकता को मजबूत करने में मदद मिली। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब उन्होंने राज्यों को भाषा के आधार पर बांटा तो देश और ज्यादा मजबूत हुआ, टूटा नहीं, एकता और ज्यादा मजबूत हुई। एक व्यक्ति कन्नड़ और भारतीय, बंगाली और भारतीय, तमिल और भारतीय या गुजराती या भारतीय जैसी दो पहचानों के साथ आसानी से जीता है। ये हमारे देश की विविधता में एकता का परिणाम है। हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा पल है, हमारे देश के लिए एक बहुत गौरव करने वाला, गर्व करने वाली बात है कि आज जितने भी लोग हैं इस देश के अंदर, वो दो पहचानों के साथ, उनकी पहली पहचान होती है हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं, फिर उसके बाद दूसरी पहचान ही बताते हैं हम मराठी हैं, हम कन्नड़ हैं, हम तमिल हैं। तो ये विवाद सुखद तो नहीं, लेकिन उतने बुरे भी नहीं कहा जा सकते हैं। भाषावार राज्यों के गठन से भारत में एक भयावह स्थिति से बचा लिया। अगर तेलुगु, मराठी वगैरह बोलने वालों की भावनाओं का ख्याल न रखा गया होता तो ऐसी स्थिति कुछ इस प्रकार होती, एक भाषा 14-15 राष्ट्र।
तो ये वही श्रीलंका वाली स्थिति इसमें बताया गया है। श्रीलंका वाली स्थिति में इसमें कहा गया है कि अगर उनका ध्यान नहीं रखा गया होता, तो हम अगर एक भाषा को अपनाते, एक भाषा को थोपने की कोशिश करते, यानी हिंदी को थोपने की कोशिश करते, तो 14-15 राष्ट्र बनकर खड़े हो जाते। भाषा के आधार पर लोग अपने अपने राष्ट्रों के विचार कर सकते थे। अब हम भारत में विकेंद्रीकरण की बात करेंगे। ये शायद हमारा अंतिम टॉपिक होने वाला है और इसमें हम स्थानीय सरकारों के बारे में पढ़ेंगे। हमने अभी पढ़ा कि संघीय सरकारें 2 या अधिक स्तरों वाली हो सकती हैं। हमने अपने देश में 2 स्तर वाली सरकार की चर्चा की है, पर भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ 2 स्तर की शासन की व्यवस्था से बढ़िया शासन नहीं चल सकता है। भारत के प्रांत यूरोप की स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश पूरे रूस से बड़ा है, महाराष्ट्र जर्मनी के बराबर है। अब हमने देखिए भाषा के आधार पर राज्यों को बांट दिया। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं यूपी की जनसंख्या है वो 20 करोड़ से भी ज्यादा है, और उसकी जो जनसंख्या है वो रूस से भी ज्यादा है, पाकिस्तान से भी ज्यादा है। और रूस के अंदर देखिए कई राज्य हैं, पाकिस्तान के अंदर भी कई राज्य हैं। तो क्या हमें ये जरूरी नहीं है कि हम अपनी जो राज्य है उसको भी कई छोटे छोटे स्तरों में बांटें? इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है एक स्थानीय सरकार की। किसकी? स्थानीय सरकार की। इसको हम तीसरे स्तर की सरकार भी बोलते हैं। तो हम स्थानीय सरकार की बात करते हैं। भारत के अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हुए हैं। इस प्रकार इन राज्यों में भी सत्ता को बांटने की जरूरत है। भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर करने की जरूरत है, जिसमें तीसरा स्तर जो है उसको हम कह सकते हैं स्थानीय सरकारों का है। तो हम इसमें स्थानीय सरकारों का जिक्र करेंगे, जिसमें तीसरा स्तर, ओ माय गॉड, जिसमें तीसरा स्तर का स्थानीय सरकारों का हो सकता है, और यह प्रांतीय सरकारों की प्रांतीय स्तरों की सरकार नीचे हो। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे यही तर्क दिया गया है कि इसके फलस्वरूप 3 स्तरों की सरकार का संघीय ढांचा सामने आया, जिसमें तीसरे स्तर की सरकार का शासन का महत्व शासन कहा गया है। ठीक है, थोड़ा कंप्यूटर गड़बड़ कर रहा है, 1 मिनट। सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं, जो देखिए जब शक्तियों को केंद्र, किसने, सेंटर से लेकर, ठीक है, और स्टेट से लेकर, जब हम किसको देते हैं, स्थानीय सरकारों को देते हैं, लोकल गवर्नमेंट को देखते हैं, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। और इससे ज्यादा जानने की हमें जरूरत कुछ नहीं है। संविधान में हमेशा से ही इसका प्रावधान था। ठीक है, कई स्तर पर हमें सरकार बनाने की जरूरत थी, संविधान में बताया गया था। लेकिन असली जो समय हमें देखने को मिलता है वो 1992 में। हम पूरा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। असली जो देखने को मिलता है वो 1992 में देखने को मिलता है। कितने में? 1992। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। पहला, अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्य है। पहला ऐसा नहीं होता था। दूसरा, निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों की सीटें आरक्षित करना ही होता है। कम से कम 1/3 जगह पर महिलाओं का शासन होना जरूरी है। कम से कम 1/3 महिलाओं आरक्षित होती हैं। हर राज्य में पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्रवृत्ति हर राज्य में अलग अलग है। गांवों के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से भी जाना जाता है। अब हम आगे देखेंगे, इसमें देखिए क्या होता है। हम सरल भाषा में आपको समझा दें। अब चैप्टर कितना बचा है, आपका टाइम अधिक हो जाएगा, इसीलिए मुझको देखना पड़ेगा, नहीं बचा ज़्यादा, तो हम सरल भाषा में समझा दें। देखिए हमारी जो गांवों में है वो कई प्रकार की सरकारें होती हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। प्रत्येक गांव में, कुछ राज्यों में ग्राम समूह की एक ग्राम पंचायत होती है। कई गांव मिलकर, छोटे छोटे गांव मिलकर एक ग्राम पंचायत बनाते हैं। ठीक है, एक तरह से परिषद है जिसमें सदस्य और अध्यक्ष होता है। सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं और उन्हें सामान्यतः पंच कहा जाता है। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। हर एक गांव में कई वार्ड होते हैं। हर वार्ड का अपना एक सदस्य होता है, इसको पंच सामान्य तौर पर कहते हैं। और इन सभी जो वार्डों को मिलकर एक अध्यक्ष बनता है, उनको सरपंच या प्रधान कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रधान। ये थोड़ा कठिन हो सकता है शहर वाले बच्चों के लिए, गांव वाले बच्चे समझ लेंगे, तो इसको आप थोड़ा 2-3 बार भी पढ़ सकते हैं आराम से। इसका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी गांव के लोग करते हैं। देखिए हम सरल भाषा में हम समझा देते हैं, इसको किताब को ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके जो देखिए ग्राम पंचायत में जो
सरपंच होता है, प्रधान होता है, उसका चुनाव होता है। 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनका चुनाव करते हैं, वोटिंग होती है, उनको वोट देते जाके, उसके बाद एक प्रधान बनता है। तो ग्राम पंचायत का जो अपना एक बजट भी पास कर सकते हैं, वो बजट मतलब जो सरकार से दिया जाता है, उसकी 2-3 बार बैठक होती है ग्राम पंचायत में लोगों की। लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन जो हमारा प्रावधान है उसके बारे में बताते हैं। 2-3 बार सदस्यों की और सरपंच की बैठक होती है, जिसमें अपने गांव का पूरा विकास की बात करते हैं। हमें क्या क्या कहाँ काम करना है, कहाँ नाली बनवानी है, कहाँ बाउंड्री बनवानी है, कहाँ प्लेग्राउंड बनवाना है, ये सारी चीज़ों की उसमें बात की जाती है। ये तो थी गांव की बात, ठीक है। 2-3 बार बैठक होती। अब स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक का है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। इससे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कह सकते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव जो होता है, प्रखंड स्तरीय मतलब ब्लॉक, आपने देखा होगा ब्लॉक पर जो होता है, ब्लॉक पंचायत होती है, जो खंड पंचायत होती है, उसको हम बोलते हैं। इसके इलाके में सभी पंचायत सदस्य करते हैं, ठीक है। किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों को चुनाव होता है। जिला परिषद में उस जिले का लोकसभा, विधानसभा, ये सारा का सारा जितना पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। नगर पालिका वगैरह के हर के बारे में थोड़ा पढ़ लेना आप। एक चीज़ और है, पंचायत चुनाव से क्या फ़ायदा हुआ है, इसके बारे में हल्की सी नज़र डालते हैं। सबसे पहले जो वुमेन्स हैं उनको थोड़ी, हम कह सकते हैं, राजनीति में सक्रियता बढ़ी है। और जो हमारा लोकल विकास था, लोकल डेवलपमेंट था, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है। क्या बड़ा हो गया है। अब वो आगे हम देखते हैं इसका और क्या फ़ायदा हुआ है। ब्राज़ील का ये आप एग्जाम्पल पढ़ लेना, लेकिन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक लास्ट और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि पंचायत चुनावों के क्या हमारे समाज में डेवलपमेंट में क्या फ़ायदा हुआ। नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। प्रधान वगैरह सब मिलाकर, प्रधान है और ब्लॉक वाले हैं, ब्लॉक के हैं, जो ब्लॉक पंचायत के जो लोग हैं, और जिला पंचायत के हैं, नगर निगम के हैं। तो ये सारे लोग मिलकर 36 लाख, छोटी मोटी संख्या नहीं, 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। और यह संख्या अपने आप में दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से ज़्यादा है। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई हैं। इससे महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ ही हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज़ को मजबूत किया गया है। बहरहाल इन सब के बावजूद अभी भी अनेक परेशानियां कायम हैं। पंचायतों के चुनाव तो नियमित रूप से होते हैं और लोग बड़े उत्साह से इसमें हिस्सा भी लेते हैं, लेकिन ग्राम सभाओं की जो बैठकें हैं वो नहीं होती। मैंने आपको पहले ही बताया था, बैठक कुछ नहीं होती है, लेकिन 3-4 करनी होती हैं, ऐसा लिखा है। अधिकांश राज्य सरकारों को स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए गए हैं। इस प्रकार हम स्वशासन के आदर्श स्थिति के काफ़ी दूर हैं। अभी भी गाँवों में स्वशासन की स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं है। अपने गाँवों की स्थानीय सरकार के बारे में हल्की सी चर्चा कर लेना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से हम सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये देख लेना आप, मैप के उद्देश्य से बढ़िया है, लेकिन ये जरूरी नहीं आ जाए। मणिपुर, सिक्किम और छत्तीसगढ़ को देख लेना। विश्व के खाली राजनीतिक मानचित्र को लीजिए और उसमें अलावा संघीय शासन व्यवस्था और अनेक देश, तो संघीय शासन व्यवस्था वाले अनेक देश जो उनमें से 3 को आपको दर्शाना है, जिसमें आप आराम से कनाडा को दर्शा सकते हैं, USA को दर्शा सकते हैं, रसिया को दर्शा सकते हैं, इंडिया के अलावा, इसके अलावा ऑस्ट्रिया वगैरह को, ब्राज़ील वगैरह को आप किसी को भी दर्शा देना। ऐसे ये चैप्टर का अंत है। उम्मीद है लंबा चैप्टर हो गया होगा, लेकिन हर चीज़ को मैंने इसमें कवर किया है अच्छे से। सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ज़रूरी नहीं है, और भी जो परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये सिविक्स काफ़ी ज़रूरी है, पॉलिटी बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ साथ थैंक यू। सारी की सारी वीडियोस आपको इसी पे मिलेंगी, आप ज़रूर पढ़ो, मेरे को रिव्यू करो, मैं क्या चेंज कर सकता हूँ और क्या नई चीज़ों को मैं जोड़ सकता हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।